स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेज में। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री अम्ल, क्षारक और लवण देखेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आप जो है इसके पहले भी जो है वीडियो डाला जा चुका है, जैसे कि इसके पहले जो है बायो का वीडियो डाला गया था। अगर आप 10th क्लास करके खास करके स्टूडेंट हैं तो आप उसे ज़रूर देखें और इसी तरह का लगातार जो है वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। आइए हम लोग आज देखते हैं अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग अम्ल के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर अम्ल होता क्या है। तो अम्ल का जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसे हम लोग एसिड बोलते हैं। तो इस जो है एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन शब्द एसिडस से हुई है और इस एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस लैटिन शब्द से अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई है उसका अर्थ होता है खट्टा। मतलब ये जो है अम्ल क्या होते हैं कि ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी 8 क्लास में आप पहले जो है पढ़ चुके होंगे कि अम्ल की प्रकृति क्या होती है। इसी तरह से 7 क्लास में भी जो है इसका दिया हुआ है कि अम्ल की प्रकृति क्या होती है। तो अम्ल की प्रकृति आपने पढ़ा होगा कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा सा आप जो है इस बार आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो उस हिसाब से क्या है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो है डिफिनेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में आपको दिखाया गया है। एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उनके अनुसार कहा जाता है कि वैसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। इस चीज़ को आपको एकदम नोट करके रखना है कि वैसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। मतलब कोई भी अगर यौगिक है, कोई भी रासायनिक यौगिक है और उसे जल में जब हम लोग उसे घोलते हैं तो वो अगर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है आपको जो है पहले भी लिखवाया जा चुका है शॉर्ट फॉर्म किसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी बताया जाएगा कि किसे क्या बोलते हैं। तो उसे आप लोग जो है देखते रहेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे जब हम लोग जल के साथ में घोलते हैं, जल का जो है सूत्र होता है आपको पता होगा कि H2O होता है। तो जब इसे हम लोग जल के साथ में घोलते हैं तो H जो है अलग हो जाता है H+ आयन के रूप में और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि जल में घुलकर यहाँ पर ये जो है H+ आयन देता है, जिस कारण से यह क्या है, अम्ल है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसे जब हम लोग जल में घोलते हैं तो जब इसे जल में हम लोग घोलते हैं तो ये भी H+ देता है और NO3 जो है अलग हो जाता है। तो H+ आयन जो है जहाँ कहीं भी आपको जो है हाइड्रोजन आयन मिलेगा जब किसी रासायनिक यौगिक को आप जल में घोलते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, अम्ल है। इसके कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो गया, जो 2 एग्जाम्पल दिखाया गया। इसी तरह से आप जो है इस सल्फ्यूरिक अम्ल को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ जो है एसिटिक अम्ल को भी देख सकते हैं कि जब कभी आप इसे जो है जल में घोलेंगे तो ये क्या देंगे, आपको हाइड्रोजन आयन देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी जो है हाइड्रोजन है। तो वैसे रासायनिक यौगिक जिसे हम लोग जल में घोलेंगे, अगर वह जो है जल में घोलने के पश्चात में हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। आइए अब हम लोग जो है थोड़ा सा अम्ल के जो है कुछ गुणधर्म के बारे में देख लें। हम लोग जो है और ज़्यादा जो है इससे अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा स्किप करके, जैसे इसे हम लोग स्किप करेंगे और करने के बाद में क्षार के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बाद में लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर से इसे हम लोग जो है एक्सपेंड करते हुए कि कब क्या होता है फिर आगे जा करके ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो बताया गया कि एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। तो पहला जो है वही लिखवाया गया है गुणधर्म में कि स्वाद में ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये आपको ध्यान में देना है कि जो भी अम्ल होते हैं वह स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे। एक आता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। सिर्फ क्या याद रखना है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो है प्रोटॉन का त्याग करते हैं। इसका pH मान जो है 7 से कम होता है। ये एकदम आपको जो है ध्यान में रखना है, खास करके ये जो 2 पॉइंट है, सेकेंड और जो 4th पॉइंट है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका pH मान जो होता है 7 से कम होता है। काफ़ी बार जो है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को जो है कैसे बदल दे, या फिर नीले लिटमस पत्र को जो लाल में बदल देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों पॉइंट को खास करके याद रखना है
इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब देखिए पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान के ऊपर थोड़े से बाद में हम लोग जाएंगे, इसका एक टॉपिक है, वहाँ पे एक स्केल होता है पीएच स्केल, उसके ऊपर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि 7 से कम होगा तो कैसे अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो कैसे क्षार होगा। ये जो है एक अलग टॉपिक के रूप में आएगा, तो वहाँ पे आपको जो है अलग से इसके बारे में बताया जाएगा। वहीं पे साथ ही साथ एक और टॉपिक आ जाता है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल मतलब मजबूत हो गया, दुर्बल मतलब कमजोर हो गया, तो उसके बारे में भी जो है ये जब पीएच स्केल आपको बताया जाएगा तब आपको वहाँ पे इसका जो है इस टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि वैसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्षारक के बारे में। तो वैसे यौगिक जो जल में घुलकर जो है हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब OH जो है आयन देते हैं, उसे हम लोग जो है क्षारक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बताया गया है अम्ल में कि अम्ल में जो है रासायनिक यौगिक जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आप देख रहे हैं इसे जो है जल में जब घोला जा रहा है, जब इसे जल में हम लोग घोलते हैं तो आप देख रहे होंगे कि पोटेशियम जो है अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन जो है अलग हो गया। मतलब जल में घोलने के बाद में ये कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन को जब जल में घोला जाता है तो ये भी कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब कभी आप अम्ल को देखेंगे तो उसमें H मिलेगा और जब कभी आप क्षार को देखेंगे तो उसमें OH मिलेगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जहाँ कहीं भी आपको हाइड्रोक्साइड मिलेंगे वो आपके जो है क्षारक होंगे और जहाँ कहीं आपको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे वो आपके क्या होंगे, अम्ल होंगे। अब आइए जो आप लोग शुरू से पढ़ते हैं क्षार किसे कहते हैं, अल्कली। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्षारक लिखा गया है, यहाँ पे क्षार लिखा गया है। तो वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वैसे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। मतलब अगर कोई क्षारक है, अगर वह जल में घुला जा सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इससे जो है हम लोग जल में घोल सकते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। आइए इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं क्षार के जो है कुछ प्रमुख जो है गुणधर्म हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी क्वालिटी होती है। तो जिस तरह से अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, उसी तरह से ये जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में। और इससे जो है आप जब कभी टच कीजिएगा तो ये मुलायम होगा और चिकनाहट इसके ऊपर होगा। जैसे कि आप देखे होंगे अपने घर के साबुन को देखे होंगे कितना मुलायम होता है, आप अपने घर के सरफ को देखे होंगे, तो वो सारे जो है क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और मुलायम होता है। तो खास करके आपको ध्यान में रखना है कि क्षार जो है स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे दिखाया गया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसी का जस्ट अपोजिट आपको बताया गया था अम्ल में कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये जो क्षार है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। प्रोटॉन का ये ग्रहण करता है। इसी तरह से दिखाया गया है कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। आपको अभी अभी बतलाया गया था कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है और इसका मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। पीएच मान देखिए क्या होता है कि यह एक जो है स्केल है जिसके ऊपर जो है 0 से लेकर के 14 तक का वैल्यू होता है। इसी में जो 7 से कम होते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं और जो 7 से अधिक होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं, और जो एकदम 7 होता है मतलब 7 होता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। तो इसके बाद में हम लोग आइए उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि लवण किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिला दिया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे ही हम लोग लवण कहते हैं। इस लवण के साथ साथ में जो है जल का भी निर्माण होता है, तो उस जल के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो आइए उसी को जो है दिखाया गया है कि जब अम्ल को क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है, जब हम लोग अम्ल और क्षारक को जब मिलाते हैं तो मिल करके जो ये अभिक्रिया होती है और उसके साथ में लवण प्लस जो जल का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में देना है
कि आपको एग्जाम में ऐसे कभी पूछ देता है कि न्यूट्रलाइजेशन जो है रिएक्शन क्या होता है, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो यही वाला डिफिनेशन आपको लिखना है कि जब अम्ल और क्षारक को एक साथ मिलाया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ से देख रहे होंगे, दिखाया गया आपको कि अम्ल है और क्षारक है, इन दोनों को जब हम लोग साथ में मिलाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है इनका जब रिएक्शन कराया गया है तो यहाँ से जो है सोडियम और यहाँ से जो है क्लोरीन जो है ये दोनों साथ में आकर के जो है सोडियम क्लोराइड बना दिए हैं, और यहाँ से जो OH है और यहाँ से जो H है, OH और वहाँ से जो H है, तो H और H जो है H2 हो गए और O का हो गया H2O, मतलब जो ये जल का निर्माण हो गया है। अब आप अगर सोचेंगे कि सर यहाँ से जो सोडियम है और यहाँ से जो क्लोराइड है ये कैसे जो है एक दूसरे के साथ में आ गए हैं, तो आपको जो है रिएक्टिविटी जो सीरीज है वह पहले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। वहाँ पे 10-12 जो है एलिमेंट्स का नाम आपको जो है दिखाया गया था और वहाँ पे बताया गया था, जैसे कि इस तरह से आपको बताया गया था, सोडियम पोटेशियम इस तरह से करके बताया गया था। तो आप लोगों को जो है रिएक्टिविटी सीरीज जो है और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में जो है बताया गया है। वहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और डबल डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक्स था उसमें जो है आपको बताया गया था कि किस तरह से जो है एक अधिक क्रियाशील जो है तत्व दूसरे अधिक और कम क्रियाशील तत्वों को जो है विस्थापित कर रहा था। उसके लिए एक ट्रिक भी बताया गया था। खैर यहाँ पे ट्रिक नहीं बताया जाएगा, बस आप ऐसे ही देख लीजिए कि जो पोटेशियम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद में सोडियम होता है, इसी तरह से आगे हम पूरा लिख दे रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो क्या है, पोटेशियम है, फिर क्या है, सोडियम है। तो अगर कहीं पे कोई जो है इक्वेशन आपको जो है दिखाया जाएगा, कोई भी जो है अगर रिएक्शन आपको दिखाया जाएगा, वहाँ पे अगर कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं पे एल्युमिनियम मिलेगा और मान लीजिए कहीं पे आपको जो है Hg मिले, तो ये क्या करेगा कि एल्युमिनियम जो है इसे जो है वहाँ से हटा देगा, क्योंकि ये जो है अधिक क्रियाशील तत्व है। जैसे सोडियम का इसमें जो है सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करेंगे, तो आप सोडियम को ध्यान में रखें कि अधिक क्रियाशील तत्व है, पोटेशियम अधिक क्रियाशील तत्व है, तो इसके नीचे के अगर कोई भी आएंगे तो उसे जो है ये क्या करेगा, मूव करके खुद जो है वह स्थान ग्रहण कर लेगा। इसे जो है बहुत अधिक जो है इसका एक अलग टॉपिक था, इस पर जो है चर्चा करके इसके पहले वाले लेसन में आपको पढ़ाया गया था। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये देखिए कि जब एक अम्ल को, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब एक क्षार के साथ में हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है कि NaCl का निर्माण करता है, मतलब सोडियम क्लोराइड। ये जो है नमक का सूत्र है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। यह जो है लवण हो गया, और ये जो है क्या है, H2O। H2O क्या है, आपका जल है। तो आप देख रहे हैं कि एक अम्ल कि जब अभिक्रिया जो है एक क्षार के साथ में कराई जा रही है तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ये वाला जो है यहाँ पे एक जो है कैल्शियम छूट गया, उसे ध्यान में रखेंगे। उससे भी आपको जो है मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो है पहले आपको पढ़ाया जा चुका है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं वह कम क्रियाशील तत्वों को हमेशा विस्थापित करके खुद जो है यौगिक बनाती हैं। आइए अब जो है हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी अब हमारे पास में हो चुका है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। अब उसी को जो है हम लोग एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी आपको जो है टॉपिक का नाम दिख रहा होगा कि अम्ल तथा क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब जब कभी भी अम्ल और जो अम्ल हो गया या फिर जो क्षारक हो गया, ये जब आपके जो है धातु के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे तथा हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, इसकी जब एक धातु जो जिंक है उसके साथ में जब इसकी जो है अभिक्रिया कराया जा रहा है, अभी कुछ देर पहले आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ाया जा रहा था, उसमें आप देखेंगे तो जो जिंक है वह जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जो है नीचे है। तो जिंक क्या करेगा कि हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जो है सल्फेट के साथ में अपना विलयन बना लेगा। मतलब जिंक रहेगा और इसका जो सल्फेट है उसे जो है ये ले लेगा और जिंक ये सल्फेट हो जाएगा। और इसके बाद में बच क्या गया, आपका H2 बच गया, मतलब जो है हाइड्रोजन गैस बच गया।
तो यही जो है कहा जा रहा है कि अम्ल या जो क्षारक हैं जब धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो वह लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको जो है यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन जो सल्फेट है यह जो है जिंक के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है अलग होकर के निकल रहा है। इसी तरह से दूसरा जो है एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है यह मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया कर रही है। तो फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील जो है धातु है, जिस कारण से मैग्नीशियम क्या करता है कि क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके MgCl2 बनाता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 लगाया गया, तो ये पहले लेसन में जब पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे रासायनिक सूत्र लिखना आपको सिखाया गया था कि किस तरह से हम लोग जो है उसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं। आप जो है वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। तो हाइड्रोजन जो बच गया तो हाइड्रोजन जो है ये गैस फिर से यहाँ से बन रहा है। मतलब मैग्नीशियम जो है जब कभी भी आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी तरह से एक और जो है एग्जाम्पल दिखलाया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है अगर सोडियम के साथ में अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, तो Na जो है यहाँ से ले लेंगे और वहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, Cl बन जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा और फिर से हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये आप जो है यहाँ से देख लिए कि अम्ल जब कभी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसी तरह से क्षारक भी जब कभी जो है धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आइए अभी हम लोग देख रहे थे कि अम्ल जब जो है धातु के साथ में अभिक्रिया कर रहा था तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा था और उसका जो हम लोग एग्जाम्पल भी देख चुके थे। अब हम लोग एग्जाम्पल जो है जरा क्षार का देख लेते हैं कि जब ये जो है धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो यह भी जो है लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। साथ ही में उसको जो है लिखवाया गया था कि अम्ल तथा क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह जो है एक धातु जिंक के साथ में क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, Na2ZnO2। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ में ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लवण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये यहाँ से जो है वो टॉपिक आपका जो है खत्म हो गया। अब आइए एक हम लोग इसे देखते हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो जब कभी हम लोग धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले लवण बनता है और लवण के साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी धातु कार्बोनेट के साथ में जब कभी भी इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो है कार्बोनेट हो गया CO3 और यहाँ पे HCO3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके साथ में जब कभी भी आप अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में आपका जल का भी निर्माण होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होगा। आइए जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल को, सोडियम कार्बोनेट है, इसकी जो है अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराए हैं तो किस चीज़ का निर्माण हुआ है, तो देखिए NaCl सबसे पहले। मतलब ये जो है आपको बार बार दिख रहा होगा कि जहाँ कहीं भी Na और जो है Cl आपको मिलेगा तो ये सोडियम क्लोराइड का ही निर्माण करता है। तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर दिया। सोडियम क्लोराइड का जो है निर्माण करने के बाद में आप यहाँ से देख रहे हैं कि H2O का निर्माण किया है, मतलब जल का भी निर्माण किया है जो आपको जो है लिखवाया जा चुका है पहले ही। साथ ही साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह जब कभी भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो लवण तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ में जो है जल तथा आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेंगे। इसी तरह से ये हो गया आपका सिंपली धातु कार्बोनेट हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को दिखाया गया है, ये इसे जो है हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे और इसे हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब फिर से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर भी किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ जो है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है।
और ये जो है हम लोग जब कभी भी किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो साथ ही साथ में ध्यान में रखना है कि इक्वेशन को जो है आपको क्या कर लेना है, बैलेंस्ड कर लेना है। हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करें या ना करें, लेकिन जब कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी इक्वेशन लिखिएगा तो उसे लिखने के बाद में उसे बैलेंस्ड कर दीजिएगा, उससे जो है मार्क्स के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, देखेंगे इसके आगे हम लोग इसके अगले सीरीज में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।